Hello students, how are you? Today in physics, I will teach you motion. Students, motion. What is the motion? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ अधिकतर चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, रोड के ऊपर. इन द स्काई इट इज एरोप्लेन, बर्ड्स, काइट्स. यस. और पानी में शिप, फिश एटसेट्रा. ये सभी चीजें आपको चलती हुई दिखाई देती हैं, जो मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं. अब कैसे हम मानेंगे कि मोशन क्या हो रही है? तो मान लो कि एक बड़ी सी फील्ड है और वहां पर एक छोटी सी फुटबॉल रखी हुई है. हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करिए और उसके बाद उस फुटबॉल को उठाकर 1 फीट की दूरी पर रख देते हैं. फिर आपसे कहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए. क्या आप बता सकते हैं कि फुटबॉल में मोशन हुआ? नहीं. क्यों? क्योंकि फील्ड बहुत बड़ी है. ठीक है ना? इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन पता करने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट चाहिए होगा. ठीक है? तो पहले हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं. If there is change in the position of an object with respect to any other object, then this object is said to be in the motion. मैंने कहा ना कि किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तब हम इसको मोशन कहेंगे. ठीक है? जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं, घर से निकलते हैं और स्कूल की तरफ चलते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया आपका? घर. ठीक है ना? और आप अपने घर से निकल करके अपने स्कूल की तरफ जब जा रहे हैं, तो आपकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है. ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई ट्रेन जब चलती है तो उसमें बैठे हुए आप देखते हो कि प्लेटफॉर्म की सारी दुकानें, शॉप्स पीछे चलती चली जा रही हैं. पोजीशन चेंज हो रही है और इसी को हम लोग कहते हैं मोशन. जैसे मैंने अभी नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक फुटबॉल बड़ी सी फील्ड में रखी हुई है. थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता. अच्छा, अब उसी फील्ड में एक पोल लगा दिया जाए और उसके पास बॉल रखी जाए, फुटबॉल रखी जाए, और अब उस फुटबॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, तो क्या अब आप उसकी चेंज पोजीशन बता सकते हैं? हां, अब आप बता सकते हैं. कैसे? विद रेस्पेक्ट टू दैट पोल. इनिशियली द फुटबॉल वॉज नियर टू द पोल एंड नाउ इट इज फॉर फ्रॉम द पोल. इसका मतलब मोशन हुआ. और ये पोल क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट. बात समझ में आ गई बच्चों? ओके. इसका मतलब सब चीजें अगर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं
तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? मैं खुद हो गया, हम लोग खुद हो गए, क्योंकि हम किसी भी चीज को अभी कहीं देखते हैं और थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह पे देखते हैं, तो हमारे रेफरेंस में चीजें बदल रही हैं अगर हम रुके हुए हैं तो। ठीक है, मोशन क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या एक ही समय पर, एक ही टाइम पर, एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है? सोचो, या तो रेस्ट में होगा और या मोशन में होगा, लेकिन क्या एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दोनों पोजीशन में हो सकता है? हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए हम बस का सहारा ले रहे हैं। मान लीजिए कि बस में आप और आपका भाई बैठा हुआ है, बस की सीट पे दोनों लोग बैठे हुए हैं। आपके फादर आपको छोड़ने आते हैं स्टेशन पे। अब बस चलने वाली होती है, मान लीजिए बस चल दी, तो जैसे ही बस चलेगी, आपके फादर तो बाहर रुके हुए हैं ना, मैं आपकी पोजीशन की बात कर रहा हूं, आपकी पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो आपके फादर को आप कैसे दिखाई देंगे? चलते हुए दिखाई देंगे ना, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, बस आगे बढ़ रही है। यस, तो अपने फादर के रिस्पेक्ट में आप क्या पोजीशन में हैं? मोशन में, राइट? अच्छा, अब उसी बस में आपका एक भाई बैठा हुआ है, आपके बगल में बैठा हुआ है। अब आप बताइए, उस भाई के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या है? आप तो रेस्ट में है ना, ठीक है ना? तो इसका मतलब एक ही समय पर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में और मोशन में दोनों में हो सकता है। कंडीशन यह है कि हम उस ऑब्जेक्ट को किसके रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। आपके फादर के रिस्पेक्ट में, जो कि बस के बाहर हैं, आप मोशन में हैं, और आपके भाई के रिस्पेक्ट में, जो कि आपके बगल में बैठा हुआ है, आप रेस्ट में हैं। क्लियर? अच्छा, मोशन में एक नया टॉपिक आता है, रिलेटिव मोशन। आप देखते हैं कि आप रोड पे आप चले जा रहे हैं कार से, और पीछे से एक और कार आके आपको ओवरटेक करती है, वो भी आपके ही डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको लगता है कि जो कार ओवरटेक करके जा रही है बड़ी धीमे जा रही है, जबकि उसकी स्पीड आपसे तेज है, तभी तो आपको ओवरटेक कर रही है। लेकिन नहीं लगता है कि आपको धीमे से ओवरटेक कर रही है। अच्छा, वहीं पे एक कार सामने से चल के आपको क्रॉस करे, तो क्या लगता है कि अरे बड़ी तेजी से क्रॉस कर गई। यही तो हो रहा है ना। इसकी स्पीड भी वही थी जिसकी जो स्पीड पहली वाली कार की थी, लेकिन अब वो सामने से आ रही है, सेम स्पीड है। आपकी कार की स्पीड तो वही है, लेकिन एक पीछे से आके आपको ओवरटेक करती है और एक सामने से आके आपको क्रॉस करती है, और दोनों की स्पीड सेम है। लेकिन इसके बाद भी हमें दो स्थितियां दिखाई देती हैं। एक, जो पीछे से आके जा रही है वो स्लो दिखाई देती है, और एक सामने से जो आ रही है वो काफी तेज जाती हुई लगती है। इसका मतलब स्पीड धीमी दिखाई दे रही है या तेज दिखाई दे रही है किसी भी गाड़ी की, किसी भी कार की, विद रेस्पेक्ट टू अदर, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। बात समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी क्या है? हम लोगों को मालूम है कि क्वांटिटीज बहुत तरीके की होती हैं, जैसे लेंथ, मास, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, पावर, एटसेट्रा।
लेकिन इनमें से बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता उसमें। और कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग टाइम की बात करें, तो जैसे आपका एक पीरियड कितनी देर का है? 40 मिनट्स का। क्या इसमें कोई डायरेक्शन डिस्कस हो रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? नहीं। डिस्टेंस की बात करें, आपकी लेंथ ले लेते हैं, हाइट कितनी है, तो आप बोलते हैं 6 फीट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं है? नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें हम लोग डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे वो कहलाती हैं हमारी स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए मास, लेंथ जिसे हम लोग डिस्टेंस कह सकते हैं, हाइट होगी वो भी डिस्टेंस होगी, टाइम, वर्क, स्पीड एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मैंने पहले ही बताया कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और उन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बेटा उठो और जा करके दीवार पर फोर्स लगाओ, तो आप जानते हैं रूम के अंदर 4 वॉल्स होती हैं, किस वॉल पे लगाएंगे? तो यू विल आस्क क्वेश्चन ऑन विच वॉल? तो मैं बोलूंगा लेफ्ट साइड या राइट साइड या सामने वाली दीवार या पीछे वाली दीवार। ये क्या बता रहा है? उस वॉल का डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। इसका मतलब फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन पे कि किस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना है, और इसलिए फोर्स हमारा क्या हो गया? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में या ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, हम अब बताने जा रहे हैं आपको मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि स्टेटमेंट से दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट पाथ पर जो भी मोशन होगा दैट विल बी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि नीचे डायग्राम बना हुआ है, यहां से चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते चले जाते हैं एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। तो ऐसा मोशन क्या होगा? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये हमारा 0 x पॉइंट है जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है? और यहां से 10, 20, 30, 40, 50 ऑनवर्ड जाना है। तो मान लो एक कार यहां पे खड़ी हुई है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट कहां से लिया जाएगा? यहीं से लेंगे, 10 मीटर से। लेकिन अगर x पॉइंट 0 से चल करके वो यहां पे आ रही है तो हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट, x को रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अब ये कार चलती हुई 10, 20, 30, 40, 50 सीधे लाइन में चली जाती है, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके का मोशन हमारा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कहलाता है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? हम अपने घर से चलते हैं स्कूल के लिए, तो पहले सीधे जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, फिर वहां से राइट साइड टर्न करते हैं साउथ डायरेक्शन मानो 3 किलोमीटर। उसके बाद वहां से हम 2 किलोमीटर फिर ईस्ट में जाते हैं और वहां हमारा स्कूल आ जाता है। तो हमने कितना ट्रेवल किया पाथ? पहले 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर। तो ये 7 किलोमीटर क्या है? ये टोटल पाथ लेंथ है। 7 किलोमीटर
इज टोटल पाथ लेंथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो इसीलिए यहां डिफाइन किया गया है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज डिस्टेंस। मैंने यहां लिखा है यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आप लोग को मालूम होगा, सोचिए क्या है। यस मीटर। इट इज मीटर। बहुत सी यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे या आप जानते ही होंगे। यस अच्छा क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की क्या बात हुई? डिस्प्लेसमेंट के लिए साफ साफ कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। और कौन सी डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया? जैसे भी हमने क्या कहा था, 2 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर फिर ईस्ट, मिला करके 7 किलोमीटर हो गया। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट घर से स्कूल तक की सीधी रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, तो दैट विल बी लेस देन 7 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर के आसपास आएगी। क्लियर? अब मैं इसको आपको एक स्ट्रेट लाइन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि डायग्राम में एक कार एक्स पोजीशन पे रखी हुई है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहां से चल करके ये 20 मार्क पे आती है, 20 मीटर के मार्क पे आती है। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हुआ? इनिशियल पॉइंट 0 और फाइनल पॉइंट 20, तो डिफरेंस हो गया 20। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 20 मीटर। फिर आगे बढ़ते हुए 50 पे आ जाती है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 + 30 यानी 0 to 50, यानी यहां पर इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 50 हो गया। अब यहां से चल करके ये आती है 100 पे, ठीक है ना? तो आप कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल पाथ लेंथ। तो 20 + 30 + 50 मिला करके हो गया 100। तो डिस्टेंस हो गया आपका 100 मीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक आने के बाद कार अगर लौट के जाती है तब डिस्टेंस क्या होगी? इस डिस्टेंस को डिस्कस करें उससे पहले आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है क्या, कि जब यहां से 20 पे आई थी तो डिस्टेंस 20 थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। यहां पे डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया। यहां से 50 पे आई, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 50 हो गया। यहां से 100 पे आई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी 100 हो गया। लेकिन अब ये कार लौट करके यहां से मान लीजिए 60 पे आती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 100 + 10, 20, 30, 40 यानी 140 मीटर का डिस्टेंस हो गया। 100 सीधे और वापस के 40, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम पूछें तो क्या होगा? मैंने साफ कहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट x है, फाइनल पॉइंट क्या है? 60। तो डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां तक, यानी 60। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 60 मीटर। डिस्टेंस कितना था? 140। 100 + 40, 140। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहां से यहां तक, दैट इज 60 मीटर। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस यूं जाकर के घूम करके आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यूं घूम करके डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना? ओके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, स्पीड।
अच्छा, स्पीड डिस्कस करने से पहले मान लो यही कार 60 से चलते 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 वापस 0 पे आ गई। 0 से चली थी, 100 मीटर चली और वापस घूम के फिर 0 पे आ गई। अब डिस्टेंस कितनी हुई बताइए? 100 प्लस 100, 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार? व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट 0 था, फाइनल पॉइंट भी 0 है, यानी जहां से चली थी वहीं पे आ गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहां है? एक ही जगह है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। इसका मतलब किसी भी बॉडी का डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? राइट। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या है? कोई बॉडी चलती है, पहले 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर। 10 मीटर चलती है 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, 20 मीटर चलती है 2 मिनट में, और 30 मीटर चलती है 3 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी 60 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 1 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 3 मिनट यानी 6 मिनट। इस प्रोसेस में उसने डिस्टेंस कवर की 60 मीटर की और टाइम लगा 6 मिनट। ठीक है? तो स्पीड क्या होगी? कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज स्पीड। तो 6 मिनट में उसने कितना चला था? 60 मीटर। तो 1 मिनट में कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है? तो 60 अपॉन 10 दैट इज 6। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई उसकी? 6 मीटर, सॉरी 60 बाय 6 यानी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। अब हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये ऊपर डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, यानी स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम थिंग वेलोसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है यार। इट इज स्पीड बट इन डेफिनेट डायरेक्शन, यानी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन इज इट्स वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? तो अंतर क्या हो गया स्पीड और वेलोसिटी में? स्पीड होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड होता है। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी चीज को बोल देंगे 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन आ गया ना। नाउ इट इज वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी इज द स्पीड विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर? और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि दोनों एक ही क्वांटिटी है ना। बस अंतर क्या है? एक में केवल मैग्नीट्यूड है, वो है स्पीड, और दूसरे में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और वो है वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द टॉपिक एक्सेलरेशन। मान लो आप बाइक से जा रहे हो अपने फादर के साथ। फादर आपकी बाइक चला रहे हैं और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं, यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते चले जा रहे हैं। ठीक है? तो क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? नहीं, मैंने पहले ही बोला कि कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इस कंडीशन में यहां पर
कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्या किया, 45 किलोमीटर की स्पीड बढ़ानी शुरू की, 50, 55, 60, 70, 80 और स्पीड बढ़ती चली गई। ठीक है ना। तो अब देखो, पहले जब 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे तो एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे थे। ठीक है ना। लेकिन जब स्पीड बढ़ानी शुरू की, स्पीड बढ़ गई, तो अब वही डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहे हैं। इस कंडीशन में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सेलरेशन। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस u अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा, t। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का आपका यूनिट क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चाहे वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में हम आपको यूनिफॉर्म मोशन की बात बताते हुए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस कवर करता है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यहां पर एक बॉडी कार चलती है, 1 मिनट में 10 मीटर पहुंच रही है, फिर अगले मिनट में फिर 20 पे यानी 10 मीटर, फिर अगले मिनट में 30 पे यानी 10 मीटर, फिर 40 पर अगले मिनट में यानी 10 मीटर, नेक्स्ट में फिर 50 पर यानी 10 मीटर, यानी हर 1 मिनट में ये 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी टाइम भी बराबर 1 मिनट और डिस्टेंस भी बराबर। तो यानी द इक्वल डिस्टेंस is covered in equal time, then the motion of the body is uniform motion along a straight line. Thank you.